हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट फिजिक्स में। आया वो सब बच्चे होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर थ्री जो कि चैप्टर नाम क्या है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जिसे इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से टॉप एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। साथ ही साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं क्लास 8 के वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँच जाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव नहीं है। पहले तो सूक्ष्मजीव है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सूक्ष्मजीव आखिर है क्या चीज़, किसे कहा जाता है सूक्ष्मजीव। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, जीव मतलब क्या होता है, जिस जीवित वस्तु है ना। जीव मतलब वस्तु कहने का अर्थ हुआ क्या, जीवित वस्तु। तो सूक्ष्म जीव वे जीवित वस्तु हैं जो अत्यंत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें हम नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते। नग्न आंखों से कहने का मतलब ये हुआ कि जिन्हें हम खाली आंखों से बिना माइक्रोस्कोप यूज़ किए, बिना सूक्ष्मदर्शी यूज़ किए हम उन्हें देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सवाल है आपका पहला सवाल कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, क्या ऑप्शन से हमारा। जैसे हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, चींटी। तो बता दें कि सूक्ष्मजीव है। सूक्ष्मजीव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वो क्या क्या है, कवक होता है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है और जीवाणु। 4 प्रकार के मुख्यतः सूक्ष्मजीव होते हैं। तो यहाँ पे जो चींटी जो लिखा हुआ है ये आपका सूक्ष्मजीव नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि चींटी को हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। चींटी को देखने के लिए हमें कोई लेंस या फिर कोई सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो चींटी हमारा सूक्ष्मजीव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है अमीबा है। अमीबा है यानी अमीबा क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। क्या अमीबा जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है या इनमें से कोई नहीं। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है जो कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे प्रोटोजोआ क्या है, व्हाट इज प्रोटोजोआ। तो चलिए प्रोटोजोआ को पढ़ के समझते हैं। प्रोटोजोआ क्या है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है जो नमी वातावरण, तालाब, दलदल और मिट्टी में रहते हैं। देखिए अमीबा क्या है, मैंने कहा कि अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव है ना, ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है जो नमी वातावरण, तालाब, दलदल और मिट्टी में रहता है, या नमी वातावरण में रहता है, तालाब दलदल में रहता है, जैसे जहाँ पे थोड़ा मिट्टी जैसा होता है ना। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। नग्न से कहने का मतलब हुआ क्या, बिना किसी लेंस की सहायता से हम इनसे नहीं देख सकते हैं। जैसे प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या क्या आती है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आती है। ठीक है, और भी है बहुत सारे ऐसे जीव जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आती है। तो मुख्यतः क्या होता है, अमीबा और पैरामीशियम। अब अमीबा और पैरामीशियम होती कैसी है, चलिए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको चित्र एक दिख रहा होगा, ये है आपका प्रोटोजिया अमीबा। ठीक है, क्या है ये, अमीबा है जो कि ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं कि दलदली इलाका में या फिर पानी में, तालाब के पानी में पाया जाता है। ठीक है, देखिए किस तरह से है इसका फिगर। तो ये आपका क्या है, प्रोटोजिया है। अब प्रोटोजिया क्या है, सो एक सूक्ष्मजीव है जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है क्लेमाइडोमोनास क्या है। क्लेमाइडोमोनास है यानी कि क्लेमाइडोमोनास क्या है ये आपको बताना होगा। क्या क्लेमाइडोमोनास एक जीवाणु का उदाहरण है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है। तो क्लेमाइडोमोनास एक शैवाल का उदाहरण है। क्या है, एक शैवाल का उदाहरण है। अब हम समझते हैं शैवाल क्या है, जिसे इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है। चलिए देखिए, जैसे शैवाल क्या है, एल्गी। शैवाल एक जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। अधिकांश शैवाल तालाब के पानी में, रुके हुए जलाशयों में तथा समुद्रों में पाया जाता है। आप लोगों ने जरूर शैवाल को देखा होगा। आप देखे होंगे कि पानी में जो है ना ग्रीन ग्रीन कलर का इस तरह का एक परत आपको दिखाई देती होगी। ठीक है, आपको दिख रही है चित्र में, इस तरह का ग्रीन कलर का पानी में, तालाब के पानी में, चाहे कहीं भी जलाशय में आपको इस तरह का ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा।
ये जो ग्रीन कलर का जो परत है ये क्या है, ये आपका शैवाल है। ठीक है, ये शैवाल है और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास और आपका स्पाइरोगोइरा होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगोइरा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, शैवाल है। तो यहाँ का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि क्लेमाइडोमोनास क्या है ना, क्लेमाइडोमोनास एक शैवाल है। ठीक है, आइए समझ में क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिए इस सबको। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है राज्यपोष या ब्रेड मोल्ड है, राज्यपोष या ब्रेड मोल्ड, यदि राज्यपोष को ही ब्रेड मोल्ड कहा जाता है तो राज्यपोष या ब्रेड मोल्ड क्या है, क्या ये कवक है, जीवाणु है, शैवाल है या विषाणु है। तो राज्यपोष जो है कवक है, क्या है, ये कवक है। कवक को और एक नाम से हम जानते हैं जिसको हम फफूंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे, फफूंद बोलते हैं। ठीक है, कवक का और एक नाम क्या है, फफूंद। तो ये फफूंद होता है क्या है, कवक क्या होता है, इसे हम समझते हैं। ठीक है, चलिए कवक जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। कवक या फफूंद एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से करते हैं, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से करते हैं। कवक सर्वव्यापी है, यह हर जगह पाया जाता है, जैसे राइजोपोस और पेनिसिलियम। राइजोपोस और पेनिसिलियम दो क्या है, कवक के उदाहरण हैं जो हर जगह स्थान पे पाया जाता है। और ये अपना भोजन कैसे करते हैं, ये अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से करते हैं। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है जो कि एक ब्रेड की, ये जो चित्र है ये चित्र एक ब्रेड की है जो कि काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखा जाने के कारण उसमें काला परत चढ़ गया है, इसमें रूई जैसा एक परत चढ़ गया है। ठीक है, एक रूई जैसा परत चढ़ गया है। ये जो रूई जैसा परत है ये क्या है, ये कवक है। ठीक है, ये क्या है, कवक है, फफूंद है। आपने देखा होगा घरों में भी जब हम अगर रोटी नहीं खाते हैं और उस रोटी को ऐसे ही रख देते हैं हम 1-2 दिन के लिए, तो उसमें एक रूई जैसा काला परत चढ़ जाता है। वो जो काला परत है वो क्या है, वो काला परत ही आपका क्या है, कवक है। ठीक है, तो उसमें जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं वो उस चीज़ को, सड़े गले चीज़ को, यानी वो जो रोटी हमारा सड़ा गला हो जाता है उस सड़े गला चीज़ को खाते हैं। तो कवक क्या है, समझ गए, कवक क्या है, किसी वस्तु को, कोई भी खाद्य पदार्थ वस्तु को जब हम अधिक दिनों तक ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें एक रूई जैसा काला परत चढ़ जाता है, वही हमारे क्या कवक है। ठीक है, और राइजोपोस और पेनिसिलियम जो है ना कवक के हमारे मुख्यतः 2 उदाहरण हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन में आते हैं 5 पे। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा है स्पाइरल है, स्पाइरल क्या है, यह क्वेश्चन, क्या स्पाइरल जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, इनमें से कोई नहीं। स्पाइरल जो है आपका क्या है, जीवाणु है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जीवाणु है। अब समझते हैं हम लोग कि जीवाणु क्या होता है। देखिए जीवाणु क्या है, जीवाणु जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव है जो हर जगह पर पाया जाता है। ठीक है, इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीव के बारे में हमने पढ़ा तो सूक्ष्म जीव को जो है हम नग्न आंखों से बिल्कुल ही नहीं देख सकते हैं। तो जीवाणु भी इतने ही छोटे होते हैं कि इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे जीवाणु के कुछ मुख्य उदाहरण क्या है, जैसे स्पाइरल जीवाणु और छोड़ने वाले जीवाणु। स्पाइरल जीवाणु और छोड़ने वाले, देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम उदाहरण में, यहाँ पे फिगर में आपको जीवाणु की चित्र दिख रही होगी, ये जीवाणु का चित्र है। ठीक है, जीवाणु ये हमारा क्षणनुमा जीवाणु है। ठीक है, ये हमारे कौन सा जीवाणु है, क्षणनुमा नहीं, ये हमारा है स्पाइरल जीवाणु है। और जीवाणु की आकृति कैसी होती है, देख सकते हैं, इस प्रकार का जीवाणु की आकृति होती है, अत्यंत छोटी होती है। हालांकि ये अभी बड़े बड़े इसलिए दिख रही है क्योंकि इसे माइक्रोस्कोप द्वारा बड़ा किया, देखा गया है और उसको जूम करके इसका चित्र लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा है कौन से सूक्ष्मजीव सजीवों के शरीर में एक सजीव के रूप में व्यवहार करते हैं। बहुत सुंदर सवाल है। ऐसा कौन सा सजीव है, सूक्ष्मजीव है जो सजीवों के शरीर में एक सजीव के रूप में व्यवहार करते हैं। सवाल आपसे कुछ अलग ही पूछा है, यानी कि वो स्वतंत्र रूप में क्या है, तो फिर वो स्वतंत्र रूप में निर्जीव है। कौन सा सूक्ष्मजीव सजीवों के शरीर में एक सजीव के रूप में व्यवहार करते हैं। शरीर में प्रवेश करने पर वो सजीव बन जाता है। इसका मतलब जब शरीर के बाहर रहता है तभी क्या रहता है, वो निर्जीव रहता है। तो कौन सा सूक्ष्मजीव है ऐसा, तो वो जो है आपका विषाणु है, वायरस। ठीक है, कौन है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, विषाणु वायरस। वायरस क्या है,
चलिए वायरस को समझते हैं, विषाणु को समझते हैं। देखिए विषाणु क्या है। वायरस ये सूक्ष्मजीव है जो जीवाणुओं से भी सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, ये ऐसे जीवाणु हैं, ये ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो जीवाणु से भी सूक्ष्म होते हैं और जो स्वतंत्र रूप से तो निर्जीव है। देखिए जैसे मैंने कहा कि शरीर के बाहर ये किस तरह रहते हैं, निर्जीव थे, स्वतंत्र रूप से निर्जीव है, परंतु सजीवों के शरीर में एक सजीव के रूप में व्यवहार करते हैं। ये वायरस जो है जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं किया हुआ होता है तब एक निर्जीव अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही यह हमारे मानव शरीर में प्रवेश करता है ये सजीव के भांति काम करने लगता है और ये फैलने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, जैसे हमारा आया था कोरोना वायरस, ठीक है, तो कोरोना वायरस जैसे ही मानव के शरीर में प्रवेश कर रहा था वो फैलते जा रहा था। ठीक है, तभी ना सबको डिस्टिंक्शन के पे रखा गया था, डिस्टेंस दूरी पर रखा गया था कि चलो सब मिनिमम 1 मीटर की दूरी पे सब रहे एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि क्या था वो वायरस जो था वो वायरस हमारे शरीर के बाहर निर्जीव की अवस्था में था, लेकिन जैसे वो हमारे शरीर में प्रवेश किया वो फैलने लग गया, सजीव बन गया और वो तेज़ी से फैलने लग गया। ठीक है, तो वायरस क्या है, वायरस भी एक सूक्ष्मजीव है जो जीवाणु से भी छोटे होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से निर्जीव है, परंतु जब सजीव के शरीर में प्रवेश करते हैं तो सजीव के रूप में व्यवहार करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि वायरस होता है किस तरह से। वायरस देखिए वायरस इस तरह से होता है, वायरस का आपको चित्र दिख रही होगी। वायरस का चित्र जो है इस तरह का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हमने जैसे अभी यहाँ तक क्या क्या हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सूक्ष्मजीव क्या है, सूक्ष्मजीव की कितने प्रकार है, 4 प्रकार मैंने बताया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सूक्ष्मजीव पाए कहाँ जाते हैं। तो सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, क्या सूक्ष्मजीव वायु में पाया जाता है, पानी में, शरीर में, सभी जगहों पर। अभी तक में हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, जैसे हमने सवाल को देखा कि पानी में पाया जाता है, अभिवाह को देखा कि दलदल में या तालाबों में पाया जाता है। तो इससे इस बेसिस पे हमें ये समझ में आया कि सूक्ष्मजीव जो है हमारे वातावरण के सभी जगहों पे हमारे सूक्ष्मजीव पाया जाता है। ठीक है, वायु में भी पाया जाता है, पानी में भी, शरीर में भी, सभी जगहों पर। ठीक है, सभी जगहों पर सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 में से पूछा है दही बनाने में कौन सा सूक्ष्मजीव हमारी सहायता करता है। सूक्ष्मजीव हमारे मित्र भी और शत्रु भी हैं। पहले हम समझते हैं कि मित्र किस तरह का है। सूक्ष्मजीव हमारे मित्र इस प्रकार से हैं क्योंकि दूध से दही बनने में सूक्ष्मजीव हमारी बहुत सहायता करते हैं। तो अभी आपको ये बताना होगा कि दूध से दही बनने में यानी दही बनाने में कौन सा सूक्ष्मजीव हमारी सहायता करते हैं। तो दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्मजीव है, लैक्टोबैसिलस, ये सूक्ष्मजीव हमें दही बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा है सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा कि सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो उन सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये को बताना है। क्या उसे देखने के लिए दूरबीन का यूज़ करते हैं, पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का यूज़ करते हैं, या इनमें से किसी का नहीं यूज करते हैं। तो सूक्ष्म जीव को देखने के लिए दोस्तों हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र का ये उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 में हम क्या है सवाल कि ब्रेड या इडली को फुलाने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेड या इडली को फुलाने के लिए हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ईस्ट क्या है, एक सूक्ष्मजीव है, ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा है क्या कि चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। चीनी का अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को हम किण्वन के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, किण्वन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर सवाल पूछिए आपकी किण्वन की खोज किसने की थी, चलिए ये सवाल भी आ गया। देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे कि सर्वप्रथम किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी। अल्कोहल का, चीनी का अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। तो किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी, तो किण्वन प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन डी की इसका राइट आंसर है, लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, अब लुई पास्चर ने कब की थी ये भी हम लोग पढ़ते हैं कि चलिए देखिए इसका सवाल भी दिया हुआ है आपका 13 पे। किण्वन प्रक्रिया की खोज कब हुई थी। लुई पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी, लेकिन किण्वन प्रक्रिया की खोज कब हुई थी, तो वो आपका 1857 में हुआ था। कि कब हुआ था, 1857। ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 पे आके क्या सवाल दिया है कि विश्व का पहला प्रतिजैविक कौन सा है? एंटीबायोटिक। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, कौन सा खोजा गया था? तो सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है वो है आपका पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पेनिसिलिन। ठीक है। अब सवाल है कि विश्व का पहला पेनिसिलिन यानी कि पहला प्रतिजैविक कब खोजा गया था? विश्व का पहला प्रतिजैविक कब खोजा गया था? तो विश्व का पहला प्रतिजैविक जो है ना 1928 को खोजा गया था। 1928 ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अब किसने खोजा था ये पढ़ लेते हैं। किस वैज्ञानिक ने विश्व का पहला प्रतिजैविक का खोज किया था? क्या लुई पास्चर ने खोज किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने, या इनमें से किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया था? तो विश्व का सबसे पहला प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, उसका खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इसने विश्व का सबसे पहला प्रतिजैविक का खोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। विश्व का पहला प्रतिजैविक खोजने के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? देखिए, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन खोज किया था तो उस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस वर्ष उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो उन्हें 1945 पे, ठीक है ना, 1945 को उनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 1945। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से आपका अरेंज किया गया है। चलो सारा क्वेश्चन का आप नोट डाउन जरूर करिएगा क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है कि शिशु एवं बच्चे को टीका क्यों लगाया जाता है? यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि एंटीबायोटिक को खोज किया गया है। आप टीका के बारे में सोचते हैं, वैक्सीन जिसको कहते हैं, वैक्सीन क्यों लगाया जाता है? ठीक है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, तब हमें टीका दिया जाता था, जैसे पोलियो का टीका है ना। तो क्यों दिया जाता था ये आपको बताना होगा। उनकी वृद्धि बढ़ाने के लिए, क्या हम उनकी वृद्धि बढ़ाने के लिए उन्हें देते हैं? उनकी कमजोरी दूर करने के लिए हो सकता है। ये दोनों पॉइंट लग रहा है कि एक सही जैसा हमें लग रहा है, पर हम देखते हैं परफेक्ट आंसर हमारे क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी में आते हैं, क्या लिखा है कि सूक्ष्मजीवों से उत्पन्न रोगों से हमेशा लड़ने के लिए। ये आंसर हमारा परफेक्ट आंसर लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। सूक्ष्मजीवों से लड़ने के लिए ही हमें एंटीबायोटिक वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन दिया जाता है ताकि हम सूक्ष्मजीवों से उत्पन्न होने वाले रोगों से हमेशा लड़ सकें और हमारी प्रतिरक्षा जो क्षमता है वो हमेशा बरकरार रहे। ठीक है, वो हमेशा स्ट्रांग रहे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे सवाल है कि सूक्ष्मजीव किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण में हमारी मदद करते हैं? देखिए सूक्ष्मजीव हमारे क्या है, मैंने कहा कि सूक्ष्मजीव हमारे शत्रु भी है और हमारे मित्र भी है। अभी तक हमें जितना भी हमने क्वेश्चंस पढ़ा इसमें हमें यह समझ में आया, सूक्ष्मजीव हमें ज़्यादातर हेल्प करती हैं कुछ चीज़ करने में, दूध से दही बनाने में, चीनी से अल्कोहल बनाने में। यानी कि इससे ये पता चलता है कि सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं। ठीक है, 19 नंबर का सवाल क्या है कि सूक्ष्मजीव किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण में हमारी मदद करते हैं, यानी वातावरण पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किस प्रकार मदद करता है? क्या पॉलीथीन की थैली को पिघलाकर मदद करता है, कांच की बोतल को पिघलाकर, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कर, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कर। ठीक है, वो अपशिष्ट पदार्थों का क्या कर देता है, अपघटन कर देता है। वातावरण में उपस्थित जितने भी सूक्ष्मजीव है, जैसे जितने भी हम लोग कूड़ा कचरा यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है, चाहे वो सब्जी के छिलके हो, चाहे कोई भी गंदगी हो, उन सब का उन अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, वो अपघटन कर देता है, वातावरण को स्वच्छ रखता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल दिया है, देखिए सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बड़े क्वेश्चन, पौधे केवल किस रूप में नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं, उपयोग कर पाते हैं? पौधे केवल किस रूप में नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं ये आपको बताना होगा। नाइट्रेट, अमोनियम, एयर बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो पौधा जो है आपका नाइट्रोजन का उपयोग दोनों माध्यम में कर पाता है, नाइट्रेट और अमोनियम के माध्यम पे। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करता है, नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में करता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है
कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में सहायता करता है? देखिए, जो सूक्ष्मजीव है वो कृषि के भी मित्र हैं। कृषि के मित्र किस प्रकार है? क्योंकि वो जो जितने भी सूक्ष्मजीव हैं वो मिट्टी का स्थिरीकरण कर, यानी कि मिट्टी का नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके क्या करता है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ा देता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के पश्चात मिट्टी का जो उर्वरता बढ़ जाता है, उसके पश्चात क्या होता है, फसल उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार सूक्ष्मजीव कृषि के मित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है आपको, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पूछा है कि कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में सहायता करता है? कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है? क्या वो जीवाणु लैक्टोबैसिलस है, राइजोपोस है, राइजोबियम है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइजोबियम नामक जो जीवाणु है, जो कि लेग्यूम पौधे के जड़ों में पाया जाता है, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा है सर्दी जुकाम किस प्रकार का रोग है? क्या सर्दी जुकाम संचरणीय रोग है, असंचरणीय रोग है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सर्दी जुकाम किस प्रकार का रोग है? तो सर्दी जुकाम जो है आपका संचरणीय रोग है, क्योंकि एक जन का अगर सर्दी खांसी हुआ है तो उन्हें कहा जाता है कि आप अपने नाक को ढक के रखिए, मास्क लगाइए, जैसे अभी मास्क का हमारा प्रचलन है, ठीक है। तो सर्दी जुकाम जो है संचरणीय रोग है, एक व्यक्ति का होने से किसी दूसरे व्यक्ति में भी ये होने की संभावना होती है, और ज़्यादातर कोई के अफेक्टेड होते हैं, कोई के अफेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक संचरणीय रोग है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन 23 में आपसे पूछा है क्षय रोग, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं, किस प्रकार का रोग है? संचरणीय, असंचरणीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो क्षय रोग जो है ये आपका संचरणीय रोग है, ठीक है। यानी कि टीबी अगर एक व्यक्ति का हुआ है तो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति का भी टीबी हो सकता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। किस जीवाणु के कारण क्षय रोग टीबी होता है? कौन सा जीवाणु के कारण जो है ना क्षय रोग होता है, यह आपको बताना होगा। क्या राइजोपोस जीवाणु के कारण होता है, राइजोबियम के उत्पाद की वजह से होता है, या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, इस जीवाणु के कारण ही जो है टीबी नामक घातक रोग होते हैं, ठीक है। टीबी नामक घातक रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु के कारण ही होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए यहाँ पे टीबी जो हमने प्रयोग किया, वर्ड यूज़ किया क्षय रोग, उसका फुल फॉर्म क्या होता है अगर पूछे तो आपका उसका फुल फॉर्म क्या बताना है? उसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकल वेसिलस। ट्यूबरकल वेसिलस उसका फुल फॉर्म होता है टीबी का, ठीक है। शॉर्ट में टीबी लिखा जाता है, जिसे हम क्षय रोग के नाम से जानते हैं। अब आता है क्वेश्चन 25 में, क्या पूछा है कि संचरणीय रोग फैलाने वाले सबसे मुख्य रोग वाहक कौन से हैं? संचरणीय रोग फैलाने वाले सबसे मुख्य रोग वाहक कौन से हैं? मक्खी है, मच्छर है, कॉकरोच है, ए और बी दोनों? मक्खी और मच्छर ये दोनों ही संचरणीय रोग फैलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया मक्खी और मच्छर। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन 26 में क्या सवाल है कि किस सूक्ष्मजीव के कारण मलेरिया रोग होता है? मलेरिया रोग तो हम जानते हैं कि हमारे मच्छर काटने से होता है, तो कौन सा सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो मलेरिया जो होता है वो आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है दोस्तों। किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब प्रोटोजोआ के कारण होता है तो प्रोटोजोआ में कौन सा मच्छर काटने से होता है, इसको भी समझते हैं। जैसे क्वेश्चन 27 में आपसे पूछे हैं किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? ये तो हम समझ गए कि प्रोटोजोआ सूक्ष्मजीव के अंतर्गत ही एक मच्छर आता है जिसके काटने से हमें मलेरिया रोग होता है। तो वो मच्छर कौन सा है? वो मच्छर है आपका मादा एनोफिल मच्छर। मादा एनोफिल जो मच्छर है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, तो प्लाज्मोडियम इस मच्छर के काटने से ही हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन में आते हैं 28 पे। किस प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है? जैसे अभी हमने कहा कि प्रोटोजोआ के कारण जो है मलेरिया रोग होता है, और प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ है उसी के वजह से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। और कौन सा मच्छर के काटने से होता है? वो होता है आपका मादा एनोफिल, ठीक है। क्लियर हो रही है सब? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। कौन से सूक्ष्मजीव का प्रयोग ईंधन के उत्पादन में किया जाता है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल आपको बिल्कुल भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि
ये सवाल ही कुछ अलग सा है। यहाँ पर सवाल क्या पूछा है आपसे कि सूक्ष्मजीव का प्रयोग हम ईंधन के उत्पादन में करते हैं। तो कौन सा सूक्ष्मजीव है जिसका प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं? क्या वो शैवाल है, सॉरी, क्या वो प्रोटोजोआ है, शैवाल है, कवक है या जीवाणु है? तो शैवाल है। शैवाल का प्रयोग जो है हम ईंधन के उत्पादन के रूप में भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए शैवाल का उपयोग कैसे करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं उसको। शैवाल का उपयोग आजकल बायोगैस, बायोडीजल, बायो अल्कोहल, बायो ईंधन आदि के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो शैवाल जो है, शैवाल का प्रयोग हम ईंधन के उत्पादन के रूप में भी करते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन 30 में पूछा है डेंगू रोग के वाहक है। डेंगू रोग का वाहक का नहीं है का बताना होगा, यानी कि डेंगू किस के वजह से होता है, किस मच्छर की वजह से होता है? क्या मादा एनोफिल के मच्छर की वजह से होता है, एडिस मच्छर की वजह से होता है? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। डेंगू रोग जो है आपका एडिस मच्छर के कारण होता है। एनोफिल, मादा एनोफिल मच्छर के वजह से मलेरिया होता है और एडिस मच्छर की वजह से डेंगू रोग होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ को आप समझ लीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आते हैं 31 पे। मलेरिया के उपचार हेतु बनाए जाने वाली दवा कुनेन ब्रिज किस ब्रिज के साल से बना जाती है? देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल दिया है। इस सवाल से आपका 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है, एक ही सवाल से और एक सवाल बन जाएगा। सवाल क्या है आपका कि मलेरिया के उपचार हेतु बनाई जाने वाली दवा कुनेन किस ब्रिज की छाल से बनाई जाती है? पहला सवाल है ये। दूसरा सवाल आपके यहाँ से क्या बन सकता है कि मलेरिया के उपचार हेतु किस दवा का निर्माण किया जाता है? ठीक है, मलेरिया का उपचार किस दवा से होता है, ये भी एक दूसरा सवाल बन सकता है। तो उसका आंसर आएगा कुनेन। ठीक है, और कि कौन सा ब्रिज की छाल से बना जाता है, तो उसका आंसर आ रहा है क्या आपका सिनकोना। सिनकोना एक ऐसा ब्रिज है, ये सदाबहार ब्रिज है, यानी कि इसे आप सदाबहार कहने का मतलब ये हुआ कि इसे आप हमेशा 12 महीने आपको मिल सकता है ये पेड़ आपको। ठीक है, और ये जो है आपका ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका के जो घने जंगलों में पाया जाता है। और अगर बात करें हम भारत की, तो भारत के पश्चिम बंगाल के जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पर भी पाया जाता है ये सिनकोना नामक जो पेड़ है, वृक्ष है। ठीक है, इस वृक्ष के छाल से ही जो है ना मलेरिया के रोग के उपचार का दवा बनाया जाता है। और अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि मलेरिया के उपचार हेतु बनाए जाने वाले दवा का नाम क्या है, तो उस दवा का नाम है कुनेन। ठीक है, उस दवा का नाम क्या है? कुनेन। देखिए 2 सवाल बन रहा है यहाँ पे। दवा का नाम है कुनेन और जिस ब्रिज के छाल से दवा बनाया जाता है उस ब्रिज का नाम क्या है? सिनकोना। क्या नाम है? सिनकोना। 2 सवाल यहाँ पे आपका बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। गिलोय के पत्तों के रस का उपयोग किन रोगों के उपचार में किया जाता है? गिलोय पत्ता, तो गिलोय पत्ता का रस जो है ना उसका उपयोग करते हैं हम लोग मलेरिया और डेंगू दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, मलेरिया और डेंगू दोनों के लिए करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। खसरा रोग का रोग कारक सूक्ष्मजीव है। खसरा जो रोग है ये किसके वजह से होता है? खसरा रोग होता है विषाणु की वजह से। खसरा एक वायरस है, ठीक है, जो कि विषाणु की वजह से होता है। ये एक ऐसा रोग है अगर एक व्यक्ति की हुआ है, संक्रामक रोग है। एक व्यक्ति का अगर हुआ है तो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, विषाणु की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा रोग जानवरों में पाया जाता है? हमने तो मानव में पाए जाने वाले रोग के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्या कि जानवरों में रोग पाए जाने वाला रोग कौन सा है? एंथ्रेसिस, मलेरिया, हैजा, इनमें से कोई नहीं। एंथ्रेसिस जो है ये जानवरों में पाया जाने वाला एक घातक रोग है, जो कि जानवरों में भी पाया जाता है और साथ ही साथ में मानव में भी ये रोग पाया जाता है। ये बहुत ही घातक बीमारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है आपका क्या कि जानवरों में पाए जाने वाले रोग। ठीक है, जानवरों में पाए जाने वाले रोग कौन कौन से हैं? एंथ्रेसिस है, बोवेन है, टीबी है, टाइलारेमिया है आदि, और भी बहुत सारे रोग हैं जो कि जानवरों में पाए जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 35 पे। क्वेश्चन 35 में हमसे पूछा है कौन सा जीवाणु एंथ्रेसिस रोग का कारक है? अब एंथ्रेसिस रोग का कारक क्या है, किसके वजह से एंथ्रेसिस नामक रोग होता है? तो आपका बैसिलस एंथ्रेसिस नामक एक जीवाणु है जिसके वजह से जो है ना एंथ्रेसिस रोग हमारा होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन 36 में आपका क्या पूछा है कि
बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? अब इस जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इस जीवाणु की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने की थी। कब की किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। किस सूक्ष्मजीव के कारण नींबू कैंकर पादप रोग होता है? मानवों में होने वाले रोग पढ़ लिए, जानवर में होने वाले रोग पढ़ लिए, अब पादपों में होने वाले रोग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पादपों में होने वाले रोग में कैंकर, नींबू कैंकर बोल के एक रोग है जो कि नींबू में होता है, और ये किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है आपको बताना होगा। ये जो है आपका जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। नींबू में कैंकर आपका होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। राइजोबियम जीवाणु, हाँ यहाँ पे जीवाणु हो गया है, यहाँ एक्चुअल में आपका क्या होता है? जीवाणु होता है, ये मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पे जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु किन पौधों के जड़ों तथा ग्रंथियों में पाया जाता है? जैसे हमने कहा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो हम करते हैं उसके लिए मुख्यतः एक जीवाणु है जिसका नाम है क्या? राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखता है, बढ़ाता है, बनाए रखता है। तो ये कौन से पौधों के जड़ों में पाया जाता है ये आपको बताना होगा। तो लेगियम बोल के एक पौधा होता है जिसकी जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 39। चेचक के टीके का खोज किसने की थी? अब चेचक की बीमारी आप सबको पता होगा, जैसे क्या कहते हैं हम लोग, चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? इसके टीके की खोज जो है ना एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात है क्वेश्चन नंबर 40 पे। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि गेहूं की रस्ट डैश के कारण होती है। अब रस्ट, गेहूं की रस्ट क्या है? ये एक पादप रोग है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो गेहूं है वो काला पड़ जाता है, उसमें एक काली परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है? कवक की वजह से होती है। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जैसे हमने नींबू कैंकर के बारे में बताया, तो नींबू कैंकर होता कैसे उसको देख लीजिए। देखिए फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे। नींबू में जो है एक काला काला धब्बा पड़ जाता है ना, बहुत दिनों तक वायु के संपर्क में आने की वजह से ये क्या हो जाता है? काला काला धब्बा इसमें होने लगता है। ये जो काला काला धब्बा लगना है ये क्या काला नींबू कैंकर के नाम से इस पादप रोग को जाना जाता है, और ये जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और जैसे हमने कहा कि गेहूं का रस्ट होना, तो गेहूं का रस्ट होना मतलब गेहूं में एक काला परत चढ़ जाता है। देख सकते हैं कि गेहूं का कलर जैसे यहाँ पे काला लग रहा है। एक्चुअल में गेहूं का कलर कैसा होता है? येलो होता है जब पका हुआ होता है तो। ठीक है, लेकिन कुछ कारणवश उसके कुछ अगर उसमें रोग हो जाता है तो उसमें कवक की वजह से जो है ना उसका रंग जो है ना काला पड़ जाता है। देख सकते हैं इस प्रकार की किस प्रकार काला काला रंग का परत चढ़ गया है। ये काला रंग का परत किसकी वजह से चढ़ता है? कवक की वजह से चढ़ता है। ठीक है, और इसे हम इस पादप रोग को किस नाम से जानते हैं? रस्ट के, गेहूं की रस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट है, कुछ सूची है। इस सूची का आप जरूर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। ये क्या, इस सूची क्या दिया हुआ है कि मानव रोग, क्या क्या रोग मानव का होता है और किन सूक्ष्मजीव के वजह से होता है, और इसका संचरण का तरीका क्या है, इन सबको जरूर आप लिख दीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये पीडीएफ आप डाउनलोड आप कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, आज का सेशन हम इतना तक ही रखेंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स के साथ। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक के नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू एवरीवन, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आप सब अपनी तैयारी बेहतर से करिए और बोर्ड में अच्छा मार्क हासिल करने के लिए अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।